गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चैन दिखाया जाता है जो इतने बड़े हादसे के बाद भी होश में भी आता है, वो भी हारिन की आवाज से। हारिन की आवाज ही उसको इस दुनिया में वापस लेकर आती है। बट इशू ये था कि इसके अलावा उसकी मेमोरी में कुछ भी नहीं था और उसको कोरिया में आए हुए भी 3 मंथ्स हो चुके थे। बट इतने ट्रीटमेंट के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस एक लड़की ही उसको याद थी, वो भी उसकी यादों में आती थी। अब इसे ये भी नहीं पता था कि वो लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। उसका नाम, उसकी हर चीज उसे याद थी कि किस तरह वो उससे प्यार करती थी, आई लव यू कहती थी। ये हर टाइम उसका स्केच बनाता रहता था, यहाँ तक कि स्केच बना कर भी खुद से तंग आ जाता था कि वो ये क्या करता रहता है। पर उसे ये भी पता था कि वो सारी लाइफ से अकेला था, उसका कोई भी नहीं था। पर उसे ये समझ नहीं आता था कि आखिर ये लड़की कौन है, उसकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। वही 3 मंथ्स जो इसने कोरिया में गुजारे थे, तभी टैक्सी से दूसरी जगह जा रहा होता। ट्रैफिक होने की वजह से उनकी टैक्सी एक जगह पर रुकी होती है, तभी इसकी साइड में एक लड़की पर नजर पड़ती है और उस लड़की को देखते ही ये फौरन से उससे बात करने के लिए टैक्सी से निकल जाता है। पर जैसे उसको ढूंढते हुए उस तक पहुंचता है, पर इससे पहले ही फायरवर्क्स की आवाज से उसके कान में दर्द होने लगता है और कुछ मेमोरीज वापस आने लगते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि जेन अपना काम कर रहा होता है, पर किसी की लाउड स्पीकर पर कॉल लगी हुई थी और वो आवाज हारिन की होती है जो वो सॉन्ग सुनने का बोल रही होती है। पर असल में पता लगता है कि ये कॉल इस जेन के लिए नहीं थी बल्कि दूसरे जेन के लिए थी, क्योंकि दोनों के नेम बिल्कुल सेम थे। लास्ट में जेन आता था जबकि स्टार्टिंग के नेम डिफरेंट थे। इसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इन सब मेमोरीज को याद करते हुए। अब दूसरी मेमोरी ये भी होती है कि वही हारिन का बॉयफ्रेंड जब बाहर जाने लगता है तो वो इसको कहता है कि उसको मैसेज कर देना कि मैं लैब जा रहा हूँ, प्लीज मेरा ये काम कर देना। पर वो कहने लगता है कि मैं क्यों तुम्हारी जगह पर मैसेज करूँ। उनकी इतनी कोई खास बात तो नहीं होती थी, पर फिर भी वो ये बात कहकर वहाँ से चला जाता। उसके जाते ही हारिन के बहुत से मैसेजेस आने लगते हैं। अब ये इरिटेट होकर मैसेजेस को ओपन करता और कहने लगता है कि वो लैब चला गया है। पर इससे पहले वो उसके मैसेजेस को देख लेता है, जिसमें वो बता रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अकेली फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मेरे इर्द गिर्द दीवारें हैं, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम बिजी होगे, पर क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब उसके इन मैसेजेस को देखकर इसे बुरा लगता है, इसलिए कह देता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ बात। इसी तरह इनकी बातें होती रहती है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड को ज्यादा कोई परवाह नहीं होती। वो हर बार अपना लैब का काम करने के लिए चला जाया करता था। अब जब चैन को लैपटॉप की जरूरत पड़ती है तो ह्योक चैन उसे यही कहता है कि तुम मेरा लैपटॉप ले लो। पर बार बार वहाँ पर हारिन के मैसेजेस आते रहते थे, इसलिए पूछने लगता है कि नोटिफिकेशन की साउंड कहाँ से ऑफ होती है। तो वो बताने लगता है कि यहाँ से ऑफ हो जाती है, तो तुम ये ऑफ कर दो और बस उसे इग्नोर करते जाना, बाकी तुम मेरे लैपटॉप से अपना काम कर लेना। फिर वो वीडियो भी इसे याद आती है जो हारिन की लास्ट टाइम पर आई थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। वो वीडियो भी हारिन के बॉयफ्रेंड की जगह पर इसने ही देखी थी। ये सब बातें जब उसे याद आती है तो उसे समझ लग जाती है कि ये लड़की जिससे प्यार करती है वो लड़का मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वो इंसान हूँ जो वैसे इससे बात कर लिया करता था और बस लास्ट टाइम पर इसके माइंड में बैठ गई। बाकी मेरा इस लड़की से कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए चुप करके वहाँ से बात किए बगैर ही जाने लगता है। अब जब इन सब बातों को हारिन के सामने सोच रहा होता है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हारिन उसे हैरत से देख रही होती है कि इसे क्या हुआ है, तो फौरन से बहाना लगा देता है कि ड्राई आईज है। पर ये डायरेक्ट बात कर देती है कि तुम मुझे स्टॉक क्यों करते रहते हो, तुमने मेरी इतनी ज्यादा पिक्स क्यों बनाई है जो सब मेरे ऑफिस में सेंड की। उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि क्या मतलब स्टॉक कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें कब स्टॉक किया। तो ये बताती है कि तुम्हारी शर्ट से मुझे म्यूजियम की टिकट भी मिली थी, आर्ट म्यूजियम की। तो कहने लगता है कि वो टिकट तो मुझे कहीं से मिली थी और मैं म्यूजियम में गया था, पर मैं तुम्हें फॉलो करते हुए तो नहीं गया था। तो ये उस दिन की उसे पिक दिखाने लगती है, कहती है कि ये तुम ही हो ना जिसने मुझे आवाज देकर रोका था, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, काफी इन्फॉर्मेशन मेरी इकट्ठी कर ली थी। उसकी इस बात से ये अपना बल दिखाते हुए कहने लगता है कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ उसके पार्टनर्स के नेम और चीजें हर चीज पहले से देख लेता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से कंफर्म हो गया होगा कि मुझे नाम कैसे पता चला। तो वो कहने लगती है कि तुमने बस मेरी पिक देखी थी, इस तरह मुझे पीछे से कैसे पहचान लिया। तो कहने लगता है कि बस तुम किसी खतरे में जा रही थी, अचानक से बस मेरे माइंड में तुम्हारा नाम आ गया और मैंने ले लिया, इसमें कोई लॉजिक या कोई भी बात नहीं है। अब उसकी इन सब बातों को सुनने के बाद सॉरी करके वहाँ से जाने लगता है, पर फिर से रुकर कहने लगती है कि तुम यहाँ तक कैसे आए, तुम्हें पता था कि मैं उस रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, वो तो मैं ये लेना भूल गया था, मुझे क्या पता तुम कहाँ पर बैठी हुई हो। तो वह कहती है कि तुम इस साइड पे क्या कर रहे हो। तो दिखाने लगता है कि ये मेरे होटल की रूम की है, रूम नंबर भी उसे बता देता है, जिसके बाद तो ये काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसे सॉरी करती है क्योंकि हर चीज उसने गलत ही गैस की थी। अब जब जा रही होती है तो असल में स्टॉकर इसके पीछे आ रहा होता है। जैसे ही जैन ये चीज देखता है तो फौरन से इसे आवाज देकर रोकता और उसकी तरफ अपना वही वाला मिल्क फेंक देता है, जिसके बाद स्टॉकर डरकर भागने लगता और इसने हारिन को भी बता दिया था कि यही तुम्हारा स्टॉकर है, तो वो भी उसके पीछे भागने लगती है। वहीं पर हारिन की सिस्टर भी पहुंची हुई थी, वो भी उस स्टॉकर के पीछे भागने लगती है कि तुम मेरी सिस्टर का कैसे पीछा कर सकते हो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। पर साइड में जब चैन को भागते हुए देखती है तो सोचती लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसी में आगे एक चीज आती है जिसकी वजह से वहीं पर गिर जाती है और चैनी हारिन के पास पहुंच जाता और उसके पीछे भागने लगता है। फाइनली आगे जाकर स्टॉकर रुक जाता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता भागने का, और इसी चीज में वो उनके ऊपर कुछ फेंकने लगता है। वैसे चैन फौरन से हारिन के आगे आ जाता है ताकि उसके फेस को कुछ भी ना हो, बट खुद की जैकेट जल जाती है। पर फिर भी चैन को हारिन की फिक्र होती है कि तुम ठीक हो ना। वैसे स्टॉकर वहाँ से भागने लगता है तो ये फौरन से स्टॉकर को पकड़ लेता है और उसका मास्क वगैरह जो भी उसने पहना हुआ था वो उतर जाता है और पता लगता है कि वो स्टॉकर कोई लड़का नहीं होता बल्कि एक लड़की होती है, जिससे हारिन बहुत ही ज्यादा हैरत से देख रही थी।
अब ये लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्टॉकर से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और उस बोतल में क्या था। वो तो नहीं बता रही होती, पर जैन को स्मेल से पता लग जाता है कि वो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जो बिल्कुल क्लोरीन के सिमिलर लगता है, पर वैसा है नहीं। पर उस लड़की से पूछा जा रहा होता है कि तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने ऐसा किया। तो वो कहने लगती है कि ये लड़की हमेशा मेरे रास्ते में आती रहती है, तो मैंने सोचा कि इससे छुटकारा पा लूं, इसलिए मैं इसके पीछे पड़ गई थी। अब पुलिस वाला उसकी बात सुनकर पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो हारिन को याद आता है जब वो स्टार्ट किया था उसने काम, तो ये भी उसकी कुली थी। तो ये बताती है कि इसकी ग्रैंड मदर फेमस डिजाइनर थी, इसी वजह से ये अलग की थी, हर चीज में बस आगे होती थी, जबकि इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छी फैमिली होने की वजह से इसे सब कुछ मिल रहा था, और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, जबकि सबको पता था कि ग्रैंडमा कुछ भी देने वालों में से नहीं है। वो तो हारिन की अपनी मेहनत और अपनी चीजों की वजह से ये सब चीजें उसे मिल रही थी, और ये लड़की उसे गलत समझ रही होती है। इसी वजह से हारिन उसे कोई भी सजा नहीं दिलवाती, बल्कि उसे बस माफ कर देती है। और हारिन की सिस्टर को गुस्सा आ रहा होता है कि तुम्हारे साथ कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा था, पर सबसे ज्यादा चीज ये उसको तंग कर रही होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही थी और मिस्टर यून यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही इनके पीछे भाग रहे थे। तो ये बताने लगते हैं कि उस दिन मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने लाइव लोकेशन ऐप तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल कर दी थी, ताकि मुझे पता हो कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जब मैंने तुम्हारी लोकेशन देखी तो मैं तुम्हारे पीछे आ गई कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना हो। और मिस्टर यून ने भी इसको भागते हुए घर से देख लिया था, इसलिए ये उसके पीछे आने लगे थे। पर हारिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो काफी ज्यादा उसे गुस्सा करके दिखा रही होती है कि मैं किसी को खोना नहीं चाहती, आगे मैंने बहुत कुछ खो दिया है। उसकी सिस्टर को समझ लग जाती है कि हारिन की ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है। वो उसे अपनी तरफ करते हुए कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर उसे गले लगा लेती है और रिलैक्स करने लगती है। और चंद से कहती है कि तुम परेशान हो गए होगे ना इसे देखकर। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसे वो थैंक्स करने लगती है कि तुम मेरी सिस्टर के सेवियर हो, तुमने उनकी जान बचाई। इसी तरह इनकी बातें शाते हो जाती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पुलिस स्टेशन से पर्सन बाहर आता और कहने लगता है कि वो लड़का कहाँ गया, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। अब हारिन की सिस्टर को भी उसकी फिक्र होने लगती है, तो कहने लगती है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। पर हारिन उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे उसका रूम नंबर तो वैसे ही याद होता है और पता भी था कि वो कहाँ पर रहता है, इसलिए कहती है कि तुम घर जाओ और प्लीज इस बात के बारे में ग्रैंडमा को मत बताना। मिस्टर सियोन को भी मना कर देती है और दोनों ओके कह देते हैं। अब ये भी हारिन के जाने के बाद मिस्टर सियोन से कहती है कि चले मैं आपको कुछ खिलाने के लिए ले चलती हूँ, आपने भी आज काफी हेल्प की। ये कहकर जाने लगती है, तो वो भी चुप करके इसके पीछे आने लगता है, जबकि हारिन जो जन के पीछे भाग रही होती है उसको आवाजें दे रही होती है, पर वो कोई भी आवाज नहीं सुन रहा होता। अब ये इसके साइड में आकर उसे आवाज देती है, जिस पर वो रुक जाता है। ये उसके हाथ को देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। पर वो मना करने लगता है, पर फिर भी अपना कार्ड उसे देते हुए कहती है कि जो भी खर्चा है मुझे बता देना। और कार्ड देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब घर पर ग्रैंडमा दिखाई जाती है, जो हारिन के आने का वेट कर रही होती है। जैसे हारिन आती है तो उसकी सिस्टर पहले से ही ग्रैंडमा के साथ ही बैठी होती है। हारिन आकर कहने लगती है कि आइंदा के बाद कोई भी मेरे लिए कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है कि फिर क्या तुम हर चीज खुद ही मैनेज कर लोगी अपनी उस एक काल कोठरी में बैठकर, जहाँ से तुम बाहर निकलने का नहीं सोचती हो। पर वैसे ही उसकी सिस्टर उसका साथ देते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडमा ये एक लड़के के साथ थी और मैं भी इसके साथ ही। तो वो कहती है कि क्या मतलब ये एक लड़के के साथ थी और तुम तो पहले घर आ गई थी। तो कहने लगती है कि असल में मैं बस पहले ही घर आ गई और ये थोड़ा और टाइम स्पेंड करके आई है लड़के के साथ। ग्रैंडमा को थोड़ी खुशी से होती है कि ये किसी लड़के के साथ ही। इसे पूछने लगती है कि कौन था, क्या ये बात सच है। पर हारिन किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और कहने लगती है कि मैं अपने रूम जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ग्रैंडमा से पूछने लगती है कि तुम बताओ कि कौन लड़का था वो। तो ग्रैंडमा से वो कहने लगती है कि प्लीज आप इस चीज में इंटरेस्ट ना ही ले तो अच्छी बात है। अगर आप जितना इस मैटर में जाएंगी उतना ही उसके लिए काम खराब होगा, इसलिए आपको इस चीज से दूर रहना चाहिए। अब ग्रैंडमा भी चुप कर जाती है और ये भी अपनी बात करने के बाद हारिन के रूम में पहुंच जाती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।